साथियों नमस्कार। आंजनेय क्लासेस की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज पहली क्लास है और टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। भूगोल में अक्षांश और देशांतर का बहुत महत्व है। इन्हीं की मदद से किसी भी स्थान को हम लोकेट कर सकते हैं या कहें कि मानचित्र पर उस स्थान को दर्शा सकते हैं। मानचित्र पर किसी भी स्थान को ग्रिड रेफरेंस के रूप में दर्शाया जाता है। ये 4 फिगर में हो सकते हैं, 6 फिगर में हो सकते हैं या 8 फिगर में हो सकते हैं। इन्हीं ग्रिड रेफरेंस की मदद से सेना की आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के ठिकानों पर हमला करते हैं और भी बहुत सारी जगहों पर इनका उपयोग होता है। तो देखते हैं क्या होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री, ये पॉइंटर ले लिया भाई, ये है 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। सपोज ये है हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु और पृथ्वी के सतह पर एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु से पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली, मान लो ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री का कोण बन रहा है। विषुवत रेखा के सापेक्ष इस बिंदु से केंद्र बिंदु से इस बिंदु और इसके विषुवत रेखा के सापेक्ष जो कोण बनता है, मान लो ये और ये अक्षांश रेखा है, इसे हम अक्षांश कहेंगे। इस बिंदु से पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर जो कोण बनता है उसे अक्षांश कहते हैं और ये जो रेखा है इस बिंदु को मिलाती है, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये रेखाएं ये भी केंद्र से जो मिलेंगी ये भी 20 डिग्री होगी, ये भी 20 डिग्री होगी। ये सारे इस रेखा से केंद्र बिंदु पर आने वाली तमाम रेखाएं, ये सारी 20 डिग्री अक्षांश होगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर भी मान लो 30 डिग्री है कोई, ये 30 डिग्री अक्षांश है, 30 डिग्री अक्षांश है। अब इस केंद्र बिंदु से इस रेखा को टच करने वाली जितनी भी ये सारे 30 डिग्री अक्षांश होंगे और ये रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। ठीक है। और ये है 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। इसे आगे देखते हैं। ये जितनी भी बड़ी रेखाएं हैं
ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर हैं। ठीक है, ये बड़ी रेखाएं जो हैं इन्हें लैटिट्यूड, अंग्रेजी में लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं से लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड माने देशांतर, लैटिट्यूड माने अक्षांश। और ये जो है ये है प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर इसे कहते हैं। इसे हम आगे और समझेंगे। ये देखिए, ये है इक्वेटर या विषुवत रेखा 0 डिग्री। ये रेखा, ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ग्लोब पर खींची हुई हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा, या इसे हम कहेंगे विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ऊपरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस भाग में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश होते हैं। ठीक है, तो 90 और 90, ये 90 हो गया उत्तरी में, उत्तरी गोलार्ध में, और 90 हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। 90 90 180, नब्बे अक्षांश ऊपर, 90 अक्षांश इस दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों अक्षांश मिला के कितने 180। और ये इक्वेटर भूमध्य रेखा, इसे और जोड़ेंगे तो अक्षांश कितने हो गए 181। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं तो 181। परंतु यहाँ पर जो भूमध्य ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर रेखाएं नहीं होती, यहाँ पर एक डॉट रह जाता है, बिंदु। तो ये हम इसे रेखा नहीं कहेंगे, ये अक्षांश जरूर कहेंगे लेकिन अक्षांश रेखा नहीं कहेंगे। तो इन 181 अक्षांश हैं, लेकिन इन दोनों ध्रुवों को अगर हम निकाल दें तो 179 अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी 179। अक्षांश रेखाएं 179 है और अक्षांश कितने हैं 181। ठीक है, इन अक्षांश रेखाओं को, ये अक्षांश रेखाएं जो हैं ये एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, फिर इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाएंगी, 2 डिग्री, और ऐसे ऐसे करके 90 तक यहाँ तक आएंगी और 1 से लेकर 90 तक यहाँ जाएंगी। ठीक है, अब इसे उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, इसे जानने के लिए क्या है, उत्तरी 2 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री नॉर्थ, इसे नॉर्थ, और इस तरफ साउथ, यहाँ पे एस साउथ लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि 1 डिग्री यहाँ भी है, 1 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है। लेकिन अगर हम इसे नॉर्थ या उत्तर लिख दें, 2 डिग्री उत्तर, तो इसका मतलब कि 2 डिग्री उत्तर मतलब ये 2 डिग्री जो है अक्षांश ये उत्तरी गोलार्ध का है, और ये 2 डिग्री अक्षांश जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की है। इससे ये पता चल जाता है, वरना बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर
और ब्राज़ील का बेलो बेलो हॉरिजॉन्ट है। ये दोनों के दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित हैं। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि ब्राज़ील का बेलो हॉरिजॉन्ट ये भी 20 डिग्री पर है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों की अवस्थिति कैसे पता लगेगी? एक है चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और एक है ब्राज़ील का बेलो हॉरिजॉन्ट, ये 20 डिग्री साउथ या 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। इससे ये पता चल जाता है। अब इसे हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। इसे मिटाएंगे। अब देखिए, दो अक्षांशों के मध्य, ये दो अक्षांश हैं, एक ये हो गया, मान लो एक अक्षांश ये है और एक अक्षांश ये है। दो अक्षांशों के मध्य जो है औसत दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की। ठीक है। विषुवत रेखा पर लेकिन इसकी दूरी कितनी है? 111.6 किलोमीटर की। विषुवत रेखा पर दूरी कितनी है? 111.6 किलोमीटर। और ध्रुवों पर कितनी दूरी है अक्षांशों की? यहाँ ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर। ये आंकड़े याद रखिएगा, ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। ये है पूरब, ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो ये सारी रेखाएं जो हैं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं और ये एक दूसरे के समांतर हैं। इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा 0 डिग्री ही बृहद या ग्रेट सर्कल है। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं इनमें ये जो है सबसे बड़ी रेखा है। इसे ग्रेट सर्कल या बृहद वृत्त कहते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होने लगते हैं। देखिए, अब जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे ये वृत्त छोटे होते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके यहाँ एक पॉइंट सिर्फ बचेगा। किसी भी देश या नगर या स्थान की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश या देशांतर के द्वारा किया जाता है। मान लो ये देशांतर भी ले लो, यहाँ पर ये देशांतर है। पीछे चलते हैं, चलो। मान लो ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, ये देशांतर है। मान लो ये 30 डिग्री देशांतर है, ये 31 डिग्री देशांतर है। ये खड़ी लाइन की बात हो रही है, देशांतर ये है, ये 31 डिग्री देशांतर है। उत्तरी यहाँ लगा लेंगे, उत्तर, ये भी 30 डिग्री उत्तर। अच्छा, और ये अक्षांश जो है ये है मान लो 21 डिग्री पूर्व।
ये होगा ईस्ट, ये भी होगी ईस्ट, ठीक है। ये होगा नॉर्थ। अभी देशांतर बताऊंगा तो फिर समझाऊंगा। ये भी एक ये है, मान लो ये है 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब ये इस स्थान, अब देखो ये घेरे में आ गया ना, ये स्थान यहाँ पर है। तो इस ग्रिड रेफरेंस से हमें पता चल जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, 35, ये 30 था, 30, ये देशांतर 30 डिग्री ईस्ट ले लिया, और दूसरा क्या है 20 डिग्री नॉर्थ, ये 20, नीचे वाले को लेंगे 20, फिर ये लेंगे 31, 31, फिर ये 21। अब देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 फिगर में आ गया ना, ये 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया। अब हम पता कर सकते हैं कि ये, इसका मतलब ये है कि 30 ये है, ये 30 देखते ही पता है 30 डिग्री देशांतर यहाँ है, और 20 डिग्री ये रहा, ये लाइन ये हो गया, 31 डिग्री ये रहा, और 20 डिग्री, 20 नहीं, यहाँ 21 होगा भाई, 21 डिग्री ये रहा। तो मतलब ये जो है, ये स्थान इस खाने में है। इससे पता चल जाता है ग्रिड रेफरेंस, किसी स्थान को हम दर्शा सकते हैं मैप पर कि ये स्थान यहाँ पर है। किसी स्थान के अक्षांश को मापने के लिए अब तक खगोलकीय और त्रिभुजीकरण, ट्रायंगुलेशन नाम की 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ये सारी रेखाएं जो देशांतर और अक्षांश से काल्पनिक हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये आप समझ गए। अब देखते हैं यामोत्तर या देशांतर, इसी को मध्यांतर रेखाएं भी कहते हैं। यह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये देशांतर है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाती है। लंदन के निकट स्थित ग्रीनिच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर माना गया है। ये 0 डिग्री यामोत्तर है। ये लंदन के पास एक स्थान है ग्रीनिच, वहां से गुजरती है। इसे हम प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर के नाम से जानते हैं। इसी के ठीक विपरीत, जैसे ये पृथ्वी जो है त्रिविमीय है, ट्राई डायमेंशनल है, तो ये जो है 180 डिग्री इसके पीछे की तरफ निकलता है। जैसे ये है आगे की तरफ 0 डिग्री, तो इसके पीछे जो है पीछे बने जो लाइन जा रही है, यहाँ नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसको मानो कि इसके पीछे जा रही है, तो वो होगी 180 डिग्री। उसे एंटी मेरिडियन ग्रीनिच कहते हैं, या उसे तिथि रेखा कहते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन जो है प्रधान यामोत्तर, इसे दिनांक रेखा कहते हैं। दिनांक नहीं, समय रेखा, ये है दिनांक रेखा, तिथि रेखा। इसे रब कर देते हैं पहले, ठीक है। पॉइंटर ये पेन ले लिया। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो 2 डिग्री में, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। इस तरफ के जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उसे पूर्वी देशांतर,
इस तरफ की जितनी भी रेखाएं हैं, ये प्रधान यमोत्तर के पश्चिम में जितनी रेखाएं और देशांतर रेखाएं होंगी, ये सारी सारी ये पश्चिमी देशांतर कही जाएंगी। इन्हें डब्लू और ई पूर्वी, जैसे पूर्वी तरफ है, पूर्वी देशांतर मतलब पूरब की तरफ है, प्रधान यमोत्तर के पूरब की तरफ जितनी भी हैं उन्हें, जैसे 120 डिग्री है ये, तो 120 डिग्री ईस्ट लिखा जाएगा। या ये है, इसे मान लो कि 119 डिग्री है, तो 119 डिग्री ईस्ट लिखा जाएगा, ताकि ये पता चले कि ये प्रधान यमोत्तर के पूर्वी तरफ है। उसी प्रकार से जैसे 120 डिग्री है तो ये इसे वेस्ट लिखा जाएगा, तो इससे पता चल जाता है कि प्रधान यमोत्तर के पश्चिम की तरफ की यह देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम GMT या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ये समय रेखा है। इस रेखा से पूरब की तरफ, अब ये टोटल कितनी देशांतर होती है? 360 होती हैं। पूरब की तरफ कितनी हो गई देशांतर रेखाएं? 179। पूरब की तरफ 179, पश्चिम की तरफ 179, तो 179 ये पूरब की तरफ की हो गई, प्लस 179 देशांतर कहाँ हो गई? पश्चिम की तरफ। 179 और 179 कितना हो गया? 358। 358 रेखाएं हो गई देशांतर। प्लस 0 डिग्री, ये प्रधान यमोत्तर 0 डिग्री और इसके पीछे 180 डिग्री, ये प्लस 2, इन्हें भी जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएंगे 360। अगर पूछा जाए कि टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो आप उत्तर देंगे 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। जो देशांतर के मध्य, दो देशांतरों के मध्य, ये एक देशांतर, ये एक देशांतर, इन दोनों के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है। 1 डिग्री पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। इस प्रकार से अगर पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, मतलब 4 मिनट गुणे 1 डिग्री 15 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 15 चौको 60। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री 1 आवर, या 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। ठीक है। दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, औसत दूरी माना गया है 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी। ठीक है। विश्वत के पास है, विश्वत के पास है ये, विश्वत के पास, विश्वत रेखा के पास इतनी दूरी है 111.3 किलोमीटर। ध्रुवों पर 0 डिग्री पर ये कम हो जाती है, कितना? 0 किलोमीटर। यहाँ कोई 0 किलोमीटर दूरी है दो देशांतरों के बीच। वहीं अगर 45 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश अगर है, 45 डिग्री अक्षांश पर ये दूरी 79 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक है। 79 किलोमीटर। 45 डिग्री अक्षांश के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी रह जाती है? 79 किलोमीटर। ठीक है। ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। विश्वत रेखा, इक्वेटर,
विषुवत रेखा के पास कितनी किलोमीटर रहती है? 111.3 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा अब देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर ये कहाँ कहाँ से गुजरती है आगे भी से देखेंगे। ये इक्वेटर आप देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, आगे पीछे देख चुके हैं आप। ये 0 डिग्री देशांतर, ये प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? एक सेकंड में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ग्रीनलैंड नॉर्वेजियन सी सागर से, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड के पास जो सागर है वहाँ से, फिर नॉर्वेजियन सागर, फिर आगे बढ़ते जाओ तो ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये रहा, यहाँ से गुजरती है। फिर फ्रांस से, स्पेन से, देखो ये लाइन आ रही है ना, स्पेन से भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सागर से भी गुजरती है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सागर है। फिर उसके बाद में अल्जीरिया में आ गई, ये अल्जीरिया से गुजर रही है, ये माली, फिर उसका बुर्किना फासो। ठीक है, यहीं पर है बुर्किना फासो, टोगा, घाना, अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप नोट कर लो, टोगा, घाना, बुर्किना फासो हो गया। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये साउथ अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर गई, और आखिरी में ये अंटार्कटिका तक चली जाती है। ठीक है, यहीं पर है घाना, ये रहा, यहीं ये रहा, इधर घाना है, आगे चल के दिखा दूंगा मैं, टोगा और घाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगा, घाना, बुर्किना फासो, दक्षिण अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका तक ये 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन या प्रधान यमोत्तर, जो भी कहें, ये गुजरती है। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहाँ किन किन देशों से होकर गुजरती हैं या किन किन जलीय भागों से गुजरती हैं। तो जलीय भाग आपने देख ही लिया, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड का सागर है, फिर मेडिटेरियन सागर है, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। अच्छा, उसके बाद 180 डिग्री देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है, ये गलत स्लाइड आ गई भाई हैं, आगे चलते हैं, आगे दिखाएगा। ये रहा, ये 180 डिग्री जो है, ये 180 डिग्री जो है ना देशांतर, ये आ रही है, ये कहाँ? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में फैली हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 में दिया गया था। कहाँ पर? सम्मेलन, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, वहीं पर इसे
अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा का दर्जा दिया गया था। यह रेखा सीधी नहीं है क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी देशों में पूर्वी देश, ये पूर्वी देश है, ये पश्चिमी देश, इन दोनों तरफ के देशों के समय को समान रखने के लिए इसे कहीं पर पूरब की तरफ झुकाया गया है। देखो, पूरब की तरफ झुका दिया गया, ये पश्चिम की तरफ झुका दिया गया है। ठीक है, जैसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसे पूर्व की ओर झुकाया गया है। देखो, पूर्व की दो ओर झुकाया गया ताकि बेरिंग जलसंधि तथा पूर्वी साइबेरिया में समय एक समान रहे। बेरिंग जलसंधि, ये तो बेरिंग जलसंधि है, और पूर्वी साइबेरिया, ये साइबेरिया है ना, ये है साइबेरिया, ये दोनों इसके समय समान रहे। उसी प्रकार 52.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, ये 52.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसे पश्चिम की ओर झुकाया गया है। ये पश्चिम की ओर झुकाया गया ताकि एल्यूशियन द्वीप और अलास्का का समय समान रहे। एल्यूशियन द्वीप और अलास्का का समय समान रहे। उसी प्रकार 52.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 52.5 डिग्री, ये यहाँ पर पूर्व की ओर झुकाया गया है। देखो, यहाँ पूर्व की ओर झुकाया गया है ताकि यहाँ एलिस, वॉलिस, फिजी, टोंगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सभी जगह समान समय रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस तीर्थ रेखा के बारे में। एक ये है, अब यहाँ देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा को पार करते हैं तो तिथि में, मतलब दिन में, एक दिन का अंतर आ जाता है। जब हम इसे पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाते हैं, पूरब कौन सा है? ये है, ये है पश्चिम। जब हम पूरब से पश्चिम की दिशा में जाते हैं, यहाँ इस तरफ जाते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है। मान लो हम इस तरफ थे, पृथ्वी के पूर्वी भाग में थे, तो 20 तारीख थी, मान लो 20 फरवरी थी, 20 फरवरी थी। तो जब इस तरफ हम जाएंगे, इसे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा को जब हम पार करेंगे तो हम 21 फरवरी, दिन बढ़ जाएगा एक दिन से, 21 फरवरी हो जाएगा। कहने का मतलब, इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के पश्चिमी भाग में एक दिन बढ़ जाता है। और उसी प्रकार जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर 21 फरवरी है तो हम 20 फरवरी यहाँ पूर्वी गोलार्ध में आएंगे तो हम एक दिन कम हो जाएगा, 20 फरवरी हो। 21 फरवरी अगर इस तरफ है पश्चिम की तरफ, तो यहाँ 20 फरवरी हो जाएगा। अच्छा, देशांतर, और ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देखो, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये हैं अक्षांश रेखाएं। ये दोनों मिलकर ये ग्रिड बनाती हैं। देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलकर एक ग्रिड का निर्माण करती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, ये ग्रिड बन गया ना, देखो यहाँ एक ग्रिड बन रहा है, ये खाने बनते जाते हैं, इन्हें को ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलकर ग्रिड बनाती हैं। देशांतर रेखाओं की जो है ये लंबाई समान होती है, लगभग इनकी सबकी लंबाई समान होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे ये छोटी होती जाती हैं। ठीक है, ये अंतर है अक्षांश रेखाओं और
देशांतर रेखाएं समान होती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं समान नहीं होती। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये ध्रुवों पर आकर एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं। तो ध्रुवों के पास दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है। भारतीय मानक समय रेखा, अब जैसे प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानते हैं, उसी प्रकार से अपने भारत में 82.30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, अब चलते हैं पीछे, ये जो स्लाइड हाँ ये 22.5 डिग्री और 30 मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत का समय रेखा मानते हैं, जो कि ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है वो है पश्चिमी गोलार्ध में। विश्व के सभी देशों ने आपसी समझ के साथ मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक में चुना है। इसीलिए हम उसी 7.5 डिग्री गुणांक के में ये हमने 82.5 डिग्री को चुना है। हमारे भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है, इसे टाइम जोन कहते हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ टाइम जोन है? यूएसए में 7 है। नहीं, यूएसए में 7 है, लेकिन रूस में सबसे ज़्यादा है। रूस में कितने हैं? 11 टाइम जोन है। यूएसए में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया में 1 है। लेकिन हमारे इंडिया में भी मांग होती रहती कि टाइम जोन को बढ़ाया जाए। जैसे यहाँ पर पहले जैसे पृथ्वी घूम रही है, तो पहले यहाँ दिन पहले सुबह यहाँ लगभग 4 बजे ही सुबह हो जाती है, धूप निकल आती है, लेकिन यहाँ पर आते आते यहाँ लगभग 6 बज जाते हैं, सिर्फ 6 साढ़े 6, लगभग 2.5 घंटे का अंतर होता है। हमारी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सभी अक्षांश रेखाएं हैं, परंतु भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सभी अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन हमने ये देशांतर रेखा 82.5 डिग्री को ही समय रेखा क्यों माना है? तो इसकी वजह क्या है? अगर जैसे ये हमारी पृथ्वी, अब आगे से समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मान लो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो ये रोशनी पहले कहाँ गिरेगी? जो भाग सूर्य की तरफ होगा उसी पे पहले गिरेगी रोशनी। ठीक है, और ये देशांतर है, इसीलिए देशांतर को 82.5 देशांतर को हमने समय रेखा माना है, क्योंकि ये घूम रहा है ना। ये अक्षांश तो पड़ी हुई हैं, देशांतर रेखा को इसीलिए लिया गया है। अच्छा, जैसे 2 देशांतर हैं, इसको मिटाता हूं पहले।
दो देशांतर हैं, देशांतर रेखाएं हैं दो। इन दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोर, अंग्रेजी में GORE, इसे गोर कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? गोर, GORE, गोर कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे प्रधान यमोत्तर रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री मेरिडियन जो है, ये और इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा, ये आपस में कहाँ काटती है? गिनी की खाड़ी में काटती, ठीक है। ये गिनी की खाड़ी, ये यहाँ दिखा रखा है, गल्फ ऑफ गिनी, ये यहाँ पे काटती हैं। लेकिन यहाँ भी इसे भी याद रखना, ठीक है, द्वीप हैं, इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलान करने के लिए भी आ सकता है। बोइको, प्रिंसिपे, साउ टोमे और क्या है? अन्नोबॉन, ठीक है, इसे याद रखना। ये कहाँ काटती हैं? 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर और 0 डिग्री विषुवत रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी कौन से सागर में है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। और ये प्रधान यमोत्तर कर्क रेखा को कहाँ काटती है? अच्छा, ये दिखा दिया ना बड़े में, बोइको, प्रिंसिपे, साउ टोमे, अन्नोबॉन, ठीक है। अब कर्क रेखा को कहाँ काटती है? कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहाँ काटती है? ये अल्जीरिया में काटती है। देखो ये आ रही है लाल कलर की यमोत्तर रेखा, प्रधान यमोत्तर, और ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको जूम कर देता हूँ ना, ये देखो, ठीक है, अल्जीरिया में काटती है। और मकर रेखा कहाँ काटती है? अटलांटिक महासागर में, नाम्बिया के पश्चिम में। देखो ये मकर रेखा आ रही है नीचे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा ये काट रही है यमोत्तर रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा और ये मकर रेखा आपस में कहाँ कट रही हैं? ये कट रही हैं अटलांटिक महासागर में। ये नाम्बिया है, नाम्बिया के पश्चिम में। और आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त नॉर्वेजियन सागर में काटती हैं ये आर्टिक वृत्त, देखो ये रहा आर्टिक वृत्त। आर्टिक वृत्त को कहाँ काटती है आपस में? नॉर्वेजियन सागर, यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है, वहां पे काटती है। अंटार्कटिक वृत्त यहाँ काट रही है भाई, अंटार्कटिका में। अच्छा, घाना की, ये रहा नाम्बिया, ये प्राइम मेरिडियन आ रही है, और ये आ रही है ये नामीबिया, ये इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर में काट रही है, ठीक है। और ये आर्टिक वृत्त है, आर्टिक वृत्त नॉर्वेजियन सागर में काट रही है, नॉर्वेजियन सागर ये रहा, ठीक है, ये आर्टिक वृत्त है, ये प्रधान यमोत्तर आ रही है, ठीक है। अच्छा, घाना की राजधानी है आकरा, यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। आकरा कहाँ पर स्थित है? 0 ग्रेट आकरा रीजन, ये आकरा है,
ये आक्रा शहर है घाना का, घाना की राजधानी है। ये 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर पर स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लेगा। 0 डिग्री देशांतर घाना की सबसे बड़ी झील। अच्छा, घाना की सबसे बड़ी झील वोल्टा है, ये भी 0 डिग्री यमोत्तर पर स्थित है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, देखते हैं क्या भाई, भूमध्य रेखा के बारे में देखते हैं। भूमध्य रेखा तो आपने देख ही लिया, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, दिखाया था ना मैंने वहाँ। अच्छा चलो आगे, आगे है कि नहीं, ये भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये विभाजित कर देती है। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर के देश है, ये ये है इक्वेटर है, ये जा रही है ना इक्वेटर, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। अच्छा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, इसका मान 0 डिग्री होता है। अच्छा, विषुवत रेखा की टोटल लंबाई कितनी, 40,075 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर, देखो 21 मार्च हिंदी में लिखता हूँ, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर, ये 2 दिन हैं जिस दिन ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर से सूर्य गुजरता है और किरणें एकदम लंबवत भूमध्य रेखा पर एकदम लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण दिन बहुत गर्म होता है। ठीक है, दिन गर्म होता है और 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। ठीक है, जब उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। और जब गर्मी का मौसम यहाँ पर होता है, ग्रीष्मकाल होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर शीत होता है। यहाँ शीत होगा तो यहाँ गर्मी होगी, यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ शीत होगा। ये 6-6 महीना बदलते रहते हैं। शीतकाल में रातें लंबी होती हैं, ठीक है, और दिन छोटा होता है। भूमध्य रेखा पर मौसम एक समान होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर मौसम एक समान होता है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। तापांतर किसे कहते हैं? अधिकतम एवं न्यूनतम
मान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। अधिकतर भूमध्य रेखीय क्षेत्र समुद्र का भाग है। देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, अधिकतर भूमध्य रेखा कहाँ समुद्र से जा रही है। अच्छा, भूमध्य रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, ये तो हम अभी बताएंगे। भूमध्य रेखा का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? ये है इक्वाडोर का एक ज्वालामुखी है कयाम्बे, जिसकी ऊंचाई है 5796 मीटर, 5796 मीटर। ठीक है, इक्वाडोर के में ये है। अब भूमध्य रेखा 14 देशों से होकर गुजरता है, नहीं 13 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से देश हैं इसमें? देखो पहले से मिटा देता हूं भाई। कंफ्यूज करेगा ये सब। ये सबसे पहले ये क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर, फिर उसके बाद में कोलंबिया से गुजर रहा है। देखो ये पीले वाली लाइन है, कोलंबिया से गुजर रहा है। कोलंबिया के बाद से फिर ये ब्राज़ील में आ गया। ब्राज़ील के बाद फिर ये आ गया साओ टोम प्रिंसिपे, फिर कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के बाद गैबोन से गैबोन में प्रवेश करता है। गैबोन के बाद कांगो रिपब्लिक में, डेमोक्रेटिक में, ये तो रिपब्लिक था, डेमोक्रेटिक। फिर युगांडा में भी प्रयोग, युगांडा से, कीनिया से, सोमालिया से, फिर ये मालदीव, हिंद महासागर में, ये अपना भारत है, ये श्रीलंका, ये मालदीव। मालदीव के बाद सीधे ये इंडोनेशिया में चला जाता है। इंडोनेशिया से होते हुए ये किरबाती में। ये लिखे हुए हैं, इन्हें नोट कर लो और याद कर लो कहाँ से गुजरता। 13 देश हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। इस भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। कांगो नदी या जायरे नदी, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये देखो, ये कांगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को एक बार यहाँ काटी, फिर ये घूम के आई, फिर एक बार काटी, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसे 2 बार काटती है। उसी प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को लिम्फू नदी 2 बार काटती है। लिम्फू नदी देखो यहाँ निकलती है, ये एक बार ये काटी, एक बार ये काटी, और फिर उसके बाद में ये हिंद महासागर में गिर जाती है। ठीक है। भूमध्य रेखा केनिया, युगांडा और तांजानिया की सीमा पर एक झील है। केनिया, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। ये रही विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है। अब हम देखेंगे कर्क रेखा। ये विक्टोरिया झील है, भूमध्य रेखा ये गुजर रही विक्टोरिया झील से। ठीक है।
अब कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समांतर साढ़े 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है स्थित। ठीक है, नॉर्थ। यह पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। इक्कीस जून को सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को सबसे अधिक गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम यहाँ लंबवत पड़ती हैं। इस समय इन क्षेत्रों पर परछाई एकदम नीचे बनती है, या कहें कि परछाई बनती ही नहीं है। इसी कारण इन क्षेत्रों को अंग्रेजी में नो शैडो जोन कहा जाता है। अच्छा, कर्क रेखा विश्व के कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? पहले तो मोटा मोटा याद रखेंगे, मध्य अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। अब देखेंगे कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। पहले इसे मिटाते हैं। अब देखो, ये हवाई द्वीप से गुजरी, अमेरिका का हवाई द्वीप है। ठीक है, फिर मैक्सिको, मध्य अमेरिका का मैक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, फिर बहमास से, ये यहाँ क्यों बने, ये बहमास का है इलाका, बहमास से। ठीक है, मध्य अमेरिका का बहमास, 3 हो गए ना, हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहमास से। ये 3 देश हैं जो मध्य अमेरिका के देश हैं। फिर उसके बाद में ये उत्तरी अटलांटिक से होते हुए ये सीधे कहाँ घुस जाती है? पश्चिमी सहारा में। फिर मार्तोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं। फिर लाल सागर में भी से भी गुजरती है, और ये सऊदी अरब, सऊदी अरब, यूएई, ओमान से होते हुए भारत से होकर गुजरते हुए बांग्लादेश, के बाद म्यांमार, चीन, फिर ताइवान से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। ठीक है, सऊदी अरब, चाड से भी गुजरती है। ठीक है, ये चाड से भी गुजरती है। चाड, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान से। ठीक है, अब भारत में देखते हैं, भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है। भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य हो गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये होकर गुजरती है।
अब आगे चलते हैं। भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। इसी कारण जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने, किसने? जयपुर के राजा थे जयसिंह द्वितीय, उन्होंने एक वेधशाला उज्जैन शहर में बनवाई थी, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। यह स्थान काल गणना के लिए एकदम सटीक माना जाता है। यहाँ से अधिकतर हिंदू पंचांग निकाले जाते हैं। भारत में माही नदी कहाँ गया वो? हाँ, भारत में ये रही माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, इसे याद रखना। कर्क रेखा कुछ जलीय क्षेत्रों से भी गुजरती है, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान की जलसंधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी हैं, और मिस्र की नासिर झील से भी गुजरती है ये कर्क रेखा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, मैक्सिको खाड़ी से गुजरती है, मिस्र की नासिर झील से गुजरती है, और लाल सागर से भी गुजरती है, ठीक है, और ताइवान की जलसंधि से गुजरती है। ये ताइवान की जलसंधि है, यहाँ से भी गुजरती है, इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं मकर रेखा के बारे में, ठीक है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये भी 23.5 डिग्री, इसे 23.5 डिग्री साउथ कहा जाएगा, ठीक है, साउथ है इसका अक्षांश रेखा। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है ही, और ये 23.5 डिग्री साउथ में है। ये 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम लंबवत चमकता है, ठीक है। यह रेखा कर्क रेखा की भांति है। कर्क रेखा, इसमें कोई अंतर नहीं, सिर्फ ये है कि ये 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य इसके ऊपर होता है इस रेखा पर, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो थी वो थी उत्तरी गोलार्ध में। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, बाकी जलीय क्षेत्र से गुजरती है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है ये। सबसे पहले ये फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया का भाग है, ठीक है। ये द्वीप छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया से होते हुए ये चिली में आती, चिली के बाद अर्जेंटीना, ठीक है, ये अर्जेंटीना, फिर पराग्वे और ब्राज़ील से फिर ये सीधे कहाँ जाती है? अफ्रीका में नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ से फिर ये हिंद महासागर से होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करती है, और फिर ये आगे बढ़ती है टोंगा द्वीप से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रही मकर रेखा की कहानी, ठीक है। अब देखते हैं आर्कटिक वृत्त के बारे में। आर्कटिक वृत्त यह उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, ठीक है। इस वृत्त के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ
जलवायु शीत होती है। यहाँ शीत जलवायु प्रदेश होता है। आर्कटिक वृत्त से उत्तर ध्रुव तक का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त से ध्रुव की ओर आर्कटिक वृत्त है ये शीत कटिबंध कहलाता है। अब ये आर्कटिक वृत्त कहाँ कहाँ से गुजरता है? कनाडा से, देखो आर्कटिक महासागर से तो गुजरता ही है, आर्कटिक महासागर से ये कनाडा से गुजरता है, ग्रीनलैंड से गुजरता है, ग्रीनलैंड से, फिर रूस से गुजरता है, यूएसए से गुजरता है। यूएसए का कौन सा भाग? अलास्का का क्षेत्र। ठीक है, और नॉर्वे से गुजरता है। ठीक है, ये रहा नॉर्वे। स्वीडन, फिनलैंड से गुजरता है। ठीक है, आइसलैंड इसके दक्षिण भाग में, ये यहाँ पर आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ नीचे, यहाँ आइसलैंड नीचे दक्षिणी भाग में है। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का क्या है, ये ग्रेट बियर लेक से गुजरता है, कनाडा के ग्रेट बियर लेक से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त ग्रेट बियर लेक से गुजरता है। अब अगला देखते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा कहाँ पर है? ये है दक्षिणी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री दक्षिण इसके अक्षांश रेखा है। इसका अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है अश्व अक्षांश, या हम कहें हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड कौन कौन से हैं भाई? 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। इन अक्षांशों में उपोष्ण उच्च वायु ताप पेटी मिलती है। यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यंत मंद होता है। प्राचीन काल में जब घोड़ों से लदी हुई नाव इस पेटी में प्रवेश करती थी तो शांत और अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण नाव संचालन में कठिनाई आती थी, और वजन कम करने के लिए कुछ घोड़ों को या अश्वों को सागर में फेंक दिया जाता था। इस वजह से इस पेटी का नाम अश्व अक्षांश पड़ गया, या इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा तब से। ठीक है, तो ये रहा अक्षांश के बारे में। अब आज यहीं तक रखें।